अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। नहीं जी, इसने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा। ताला लगाने की कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं की गई। हम तीनों के सिवा इस घर में कोई आता जाता नहीं है, और अगर कोई आता भी है तो इसे क्या पता कि मैंने ट्रंक के अंदर कपड़ों के नीचे 2000 रुपये छुपा रखे हैं। गोया ये रकम तुम तीनों में से किसी ने गायब की है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए खासे तीखे अंदाज में सवाल किया। मैं क्यों गायब करूंगी जी? वो यकलक परेशान हो गई। और सरवर भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। वो अक्सर मेरे पास रकम रखवाता रहता है और जब इसे ज़रूरत होती है तो वो मुझ ही से मांगता है। और ज़ेबो के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसके चेहरे पर निगाह जमाकर मैंने सनसनाते हुए लहजे में सवाल किया। वो मेरे सवाल को अच्छी तरह समझ गई और बोली, मैं ज़ेबो को भी चोर नहीं समझती थानेदार साहब। तुम ये तो तस्लीम करती हो ना कि घर से 2000 रुपये गायब हुए हैं? जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं। और ज़ेबो भी कल शाम से गायब है? जी, उसने इस बात में गर्दन हिला दी। क्या इससे पहले भी कभी घर में से कोई चीज़ गायब हुई है? नहीं जी, कभी नहीं। वो सर को इनकारी जुम्बिश देते हुए बोली, ये पहला वाकया है। और तुम लोगों ने थाने में मुझे बताया था कि ज़ेबो की गुमशुदगी का भी ये पहला वाकया है। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, इससे पहले वो कभी घर से गायब नहीं हुई थी। जी जी, हकीकत यही है। वो जल्दी से बोली। तुम मुझे क्या समझती हो आसिया बीबी? मेरे सवाल ने उसे उलझन में डाल दिया। तेजी से पलकें झपकते हुए उसने जवाब दिया, आप तो थानेदार हैं जी, और थानेदार का काम है थानेदारी करना। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, ये बात तो तुम मानती हो ना? जी बिल्कुल मानती हूँ, वो तायदी अंदाज में बोली। मेरा पेशा यानी ये थानेदारी मुझसे तकाजा करती है कि मैं हालात व वाक़यात को मद्देनज़र देखते रखते हुए मंतकी अंदाज में सोचूं। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए संजीदा लहजे में कहा, और मैं मंतकी तौर पर इस नतीजे पर पहुंच पाया हूँ कि रकम के ग़याब का ज़ेबो की गुमशुदगी के साथ गहरा ताल्लुक है। सादा अल्फाज में तुम ये समझ लो कि जहाँ ज़ेबो गई रकम भी वहीं गई। मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा थानेदार साहब। वो दोनों हाथों से अपने सर को थामते हुए बोली। तुम परेशान नहीं हो आसिया बीबी? मैंने हमदर्दी भरे अंदाज में कहा। तुम्हें आज़ुर्दा देखकर गुलाम सरवर भी हिम्मत हारने लगता है। तुम लोगों को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। अब ये केस मेरे हाथ में है, और मैं वादा करता हूँ कि बहुत जल्द मैं ज़ेबो को तलाश करने में कामयाब हो जाऊँगा, और फिर रकम को बाजियाब करने में भी देर नहीं लगेगी। वो तशक्कुराना नज़र से मुझे देखते हुए रुहां से अंदाज में बोली, रकम गई चूल्हे में, बस ज़ेबो खैरियत से वापस आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बात के इख्तिताम पर उसकी आंखें छलक गईं। वो दुपट्टे के पल्लू से आंखों में उतरने वाले आंसुओं के नमकीन सैलाब के आगे बंद बांधने की कोशिश करने लगी। आसिया बीबी एक माँ थी, मैं इसके महसूसात को समझ सकता था। वो इन लम्हात में बेटी की गुमशुदगी के हवाले से बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रही थी। हमारे बीच सवाल जवाब का सिलसिला जारी था कि गुलाम सरवर दूध सोडे के साथ वापस आ गया। वो अल्लाह का बंदा जग भर कर दूध सोडा बना लाया था। बर्फ की आमेजिश ने जिसे ठंडा ठार कर दिया था। मैंने और कांस्टेबल ने दो दो किंग साइज गिलास दूध सोडा अपने मैदों में उतारा तो गर्मी हमसे कोसों दूर जा खड़ी हुई। इस काम से फारिग होने के बाद मैंने गुलाम सरवर से कहा, मैं तुम्हारे दोनों कमरों को अंदर से देखना चाहता हूँ। जी ज़रूर देखें, वो फर्माबरदारी से बोला। मैं उठकर खड़ा हो गया। मैंने कांस्टेबल को वहीं रुकने का इशारा किया और गुलाम सरवर की मैयत में अब भी कमरों की सिमत बढ़ गया। मेरे वहाँ से हटते ही कांस्टेबल दोबारा दूध सोडे वाले जग के साथ मसरूफ़ हो गया था। दर हकीकत मैं गुलाम सरवर के घर का तफसीली मुआयना करना चाहता था। वो घर हर लिहाज से एक जाए वक़ुआ की हैसियत का हामिल था। ज़ेबो ने अपनी ज़िंदगी के 24 साल इस घर में गुजारे थे। इस अम्र का अगलब इम्कान था कि इस घर के अंदर से मुझे कोई ऐसा सुराग मिल जाता जो ज़ेबो की बाज़याफ्त में मददगार साबित हो सकता था। ज़ेबो की तलाश के सिलसिले में मुझे हर महाज पर काम करना था, और इस मिशन में मैं मामूली से मामूली इशारे को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। गुलाम सरवर की रहनुमाई में पहले मैंने इस कमरे का मुआयना किया जो इन मियाँ बीवी के इस्तेमाल में था। इस कमरे में ज़रूरत की हर शय मौजूद थी। वहाँ से मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जो किसी भी हवाले से ज़ेबो की तलाश में मददगार साबित हो सकती। मैं मज़कूरा कमरे से निकलकर ज़ेबो वाले कमरे में आ गया। गुलाम सरवर साय की तरह मेरे साथ लगा हुआ था, जबकि आसिया बीबी बाहर ही रह गई थी। मैंने ज़ेबो वाले कमरे का तफसीली जायज़ा लिया
तो इस तलाश के सिलसिले में मुझे पहली कामयाबी हासिल हो गई। जेबों के कपड़ों वाले अटैची केस में से मुझे एक तयशुदा पर्चा मिला। ये पर्चा किसी लाइन वाले कापी के अंदर से फाड़कर अलग किया गया था। मैंने तयशुदा इस पर्चे को खोलकर देखा तो मेरे पूरे वजूद में सनसनी सी फैल गई। मज़कूरा पर्चे पर रकम, वो मुख्तसर सी तहरीर मुझे चौंका देने के लिए काफ़ी थी। वहाँ लिखा था, आज शाम 6 बजे मेले में सर्कस के करीब खारा। इस यकसतरी तहरीर से जाहिर होता था कि खारा नामी किसी शख्स ने शाम 6 बजे किसी शख्स से मेले में सर्कस के करीब मुलाकात की दरख्वास्त की थी। ये पर्चा चूँकि ज़ेबो के अटैची केस में से बरामद हुआ था, लिहाजा ज़हन यही कहता था कि खारा ने ज़ेबो से शाम 6 बजे सर्कस के नज़दीक मेले में मिलने का इशारा दिया था। ज़ेबो गुज़िश्ता रोज़ अपनी 2 सहेलियों रिफ़त और फ़रीदा के हमरा मेला देखने गई थी। हालत वाक़ियात की रोशनी में ये पता चलना बाकी था कि ये रुका गुज़िश्ता रोज़ सुबह या दोपहर में खारा की जानिब से ज़ेबो तक पहुँचा था और फिर ज़ेबो खारा से मुलाकात करने मेले की तरफ गई थी। इन लम्हात में मेरा ज़हन बर्क़ रफ़्तारी से काम कर रहा था। मैंने मज़कूरा रुका ग़ुलाम सरवर की जानिब बढ़ाते हुए इस्तफ़सार किया, ये क्या है जी? वो मेरे इस अचानक सवाल पर बौखला गया और इज़्तिरारी लहजे में बोला, ये कागज़ है जी। तुमने देखा? ये कागज़ मुझे कहाँ से मिला है? मैंने सनसनाते हुए लहजे में दरियाफ्त किया। जी थानेदार साहब, वो इशारे में गर्दन हिलाते हुए बोला, आपने इसे ज़ेबो के अटैची केस में से निकाला है। मैंने मुख्तसर तहरीर वाला वो रुका इसे थमाते हुए पूछा, देखो इसमें क्या लिखा है? उसने मेरे हाथ से वो पर्चा ले लिया, फिर बेबसी से मेरी जानिब देखते हुए बोला, मैं चिट्टा अनपढ़ हूँ जनाब, मैं नहीं जानता इस कागज़ में क्या लिखा है, आप पढ़कर सुनाएं। मुझे उसकी मजबूरी का एहसास हो गया। मैंने फ़ौरन उसकी फरमाइश पूरी कर दी। मज़कूरा रुके की तहरीर से आशनाई के बाद ग़ुलाम सरवर के चेहरे पर ज़लज़ले के आसार नमूदार हुए। वो नदामत आमेज़ अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए लरज़ीदा लहजे में बोला, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा थानेदार साहब, ये सब क्या है जनाब? ये सब ज़ेबो की गुमशुदगी का खुलासा है ग़ुलाम सरवर। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सपाट अंदाज में कहा, किसी खारा ने गुज़िश्ता रोज़ शाम 6 बजे तुम्हारी बेटी ज़ेबो को मेले में सर्कस के नज़दीक मिलने के लिए बुलाया था। मुझे बताओ ये खारा कौन है? खारे का असल नाम इफ्तिखार है जनाब, वो थूक निकलते हुए बोला। ये नज़ीर उर्फ जीरा तेली का बेटा है। जीरा तेली और खारा इधर बंडोरा कलाही में रहते हैं, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि खारा का मेरी ज़ेबो से क्या ताल्लुक़? ताल्लुक़ तो बहुत गहरा है ग़ुलाम सरवर, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। अगर वाकई तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा तो मैं समझाता हूँ। मैं सांस हमवार करने के लिए रुका। ग़ुलाम सरवर बेशज़्ज़ा नज़र से मुझे तकने लगा। उसकी आंखें हैरत से फटी पड़ रही थीं। मुझे ये अंदाज़ा कायम करने में कतई कोई दुश्वारी महसूस नहीं हुई कि वो अनपढ़ शख्स मामले की तह तक पहुँच चुका था। ताहम उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि ज़ेबो का खारा से कोई ताल्लुक़ वास्ता भी हो सकता है। मैंने नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में उसे अपने तज्ज़िये से आगाह कर दिया। लेकिन ये कैसे हो सकता है थानेदार साहब? वो नहीफ आवाज़ में बोला, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। ग़ुलाम सरवर, तुम्हारे यकीन करने या न करने से हकीकत तो नहीं बदल जाएगी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए नर्म लहजे में कहा, जो होना था वो तो हो चुका। अब ये सोचो कि ज़ेबो को वापस कैसे लाना है। इधर मेरी बात ख़त्म हुई, उधर उसने एक अजीब हरकत की। वो यकायक ज़मीन पर बैठा, फिर मेरे पाँव को थामकर मिन्नत आमेज़ लहजे में बोला, थानेदार साहब, मेरी इज़्ज़त आपके हाथ में है। मुझे एक बाप की बेबसी, बेचारगी और लजाजत पर बहुत तरस आया। वालिदैन पास हालात में किस कदर नादिम और मजबूर हो जाते हैं। ग़ुलाम सरवर की ज़हनी और क़ल्बी कसम पुरसी पर मेरा दिल कट कर रह गया। इन लम्हात में मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही आरज़ू थी कि काश औलाद के अंदर अपने वालिदैन की इज़्ज़त का एहसास जाग उठे। मैंने झुककर ग़ुलाम सरवर को शानों से थाम लिया, फिर ज़ोरे बाजू से उसे खड़ा करते हुए हौसला बख्श लहजे में कहा, ग़ुलाम सरवर, ज़ेबो मेरी बेटी की तरह है। बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं, वो नादानी में गलत कदम उठा लेते हैं या इनका जज्बाती फैसला होता है। इस मरहले पर इन्हें मुतलक एहसास नहीं होता कि वो अपने वालिदैन के चेहरों पर कालक मलकर तारीक राहों की मुसाफरत इख्तियार कर रहे हैं। इन्हें बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं होता कि इनका ये इक़दाम इन्हें तबाही और बर्बादी के गड्ढे में जा फेंकेगा। वो जज्बात की रोह में बहकर अपनी बदकिस्मती पर मोहर तस्दीक ज़ब्त कर देते हैं, लेकिन
लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए नहायत ही संजीदगी से कहा, लेकिन बड़ों का ये फर्ज बनता है कि वो छोटों की कोताहियों को ठीक करें। हम बड़े हैं, हमें अपने बच्चों की इस्लाह करना है। तुम फिक्र न करो गुलाम सरवर, मैं बहुत जल्द ज़ेबो को ढूंढ लूँगा। इसकी तलाश के सिलसिले में खारे की शक्ल में एक सिरा मेरे हाथ लग गया है। मैं इस डोर को थाम कर ज़ेबो और खारे तक पहुँच जाऊँगा इंशाअल्लाह। फरत नदामत से उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो ममनूनियत से लबरेज आवाज़ में बोला, थानेदार साहब, अगर आप मेरी बेटी को इज्जत व आबरू के साथ ढूंढ कर सही सलामत वापस ले आएँ तो मैं ज़िंदगी भर आपका एहसानमंद रहूँगा। मुझे इंसानों की इज्जत व आबरू की हिफाजत करना आता है, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा। तुम मुतमईन हो जाओ, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। आप बहुत अजीम हैं थानेदार साहब, वो भराई हुई आवाज़ में बोला। अल्लाह मेरी बाकी उम्र भी आपको दे दे। गुलाम सरवर, मैंने उसके मनोबोझ तले दबे हुए ज़ईफ़ ज़दा कंधों को तशफ़ी भरे अंदाज में थपथपाते हुए मुस्तहकम लहजे में कहा, अजीम सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और सारी तारीफ़ें उसी पर जचती हैं। मैं तो अदना सा बंदा हूँ और अपनी बिसात भर कोशिशों में लगा हुआ हूँ और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि ज़ेबो बहुत जल्द तुम्हारे सामने होगी। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे थानेदार साहब, वो अपनी भीगी आंखों को साफ करते हुए बोला। इस वक्त हम दोनों के सिवा इस कमरे में और कोई बंदा बशर मौजूद नहीं था और ये अच्छा ही था, वरना मैंने इस केस को हल करने के लिए ज़ेबो के अटैची से जो अहम सुराग ढूंढ निकाला था वो किसी तफ्तीश और तहकीक के मरहले से गुजरे बगैर ही किसी सनसनीखेज इंकशाफ के मानिंद जंगल की आग की तरह मंडोरा करा के कुर्बो जवार में फैल जाता, जिसके नतीजे में मुझे कार्य सरकार के हवाले से मुख्तलिफ नौइयत की दिक्कत और दुश्वारी का सामना करना पड़ता। इसी खदशे के पेश नज़र मैंने कहा, गुलाम सरवर, ये राज सिर्फ हम दोनों के बीच रहना चाहिए कि खारा और ज़ेबो के हवाले से मुझे कोई रुका मिला है। जब तक मैं तुमसे ना कहूँ तुम मुख्तसर तहरीर वाले इस पर्चे के बारे में किसी से जिक्र नहीं करोगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? समझ गया सरकार, वो जल्दी से असबाब में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने इस रुपये को तय करके अपनी जेब में रखा और इसकी आंखों में देखते हुए कहा, गुलाम सरवर, मैंने तुम्हारे समय एक काम लगाया था, इस सिलसिले में तुमने कुछ किया? कौन सा काम? कौन सा काम थानेदार साहब? वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे तकने लगा। वो जो मैंने तुमसे कहा था कि मैं रिफत और फरीदा का इंटरव्यू करना चाहता हूँ, मैंने उसे याद दिलाया। क्या तुमने उसका कोई बंदोबस्त किया है? जी, मैंने इन दोनों के घर वालों से बात की है, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। लेकिन एक मसला है। वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में रुका तो मैंने पूछा, कौन सा मसला? मैंने रिफत के बाप वज़ीर अली और फरीदा के बाप हकीम बिस्मिल्लाह को आपके बारे में बताया था, वो वजाहत करते हुए बोला। इस सिलसिले में हकीम बिस्मिल्लाह ने एक दरख्वास्त की है। कैसी दरख्वास्त? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हकीम बिस्मिल्लाह का कहना है कि लड़कियों को थाने बुलाकर तफ्तीश करना मुनासिब नहीं, गुलाम सरवर ने मिन्नत रेज़ लहजे में बताया। ये इज्जतदार लोग हैं, जो भी सुनेगा कि इनकी बेटियों को थाने में बुलाया गया है वो अपने जहन के मुताबिक 100 बातें बनाएगा। थानेदार साहब समझदार आदमी हैं, अगर वो वालिदैन की मजबूरियों का एहसास करें तो पूछ परतीत का ये सिलसिला हकीम बिस्मिल्लाह के घर पर रखा जा सकता है। गुलाम सरवर की बात में वज़न था। मैंने पूछा, क्या ये तजवीज़ हकीम साहब ने दी है? जी सरकार, उसने असबात में गर्दन हिलाई। मैंने इस्तफसार किया, क्या रिफत का बाप वज़ीर अली इस तजवीज़ से मुत्तफ़िक है? 16 आने मुत्तफ़िक है जनाब, उसने मजबूत लहजे में जवाब दिया, और रिफत का शौहर मुश्ताक मोहम्मद भी इस तजवीज़ से पूरी तरह मुतमईन है। फिर गुलाम सरवर ने मुझे बताया कि कोट कुशाल से मुश्ताक आया हुआ है और एक आध रोज़ में वो रिफत और 2 साला बेटे को अपने साथ कोट कुशाल ले जाएगा। इनकी शादी को 3 साल हुए थे। ईदू इनका अकलौता बेटा था। गुमशुदा जुबैदा उर्फ ज़ेबो आखिरी मरतबा गुज़िश्ता शाम रिफत और फरीदा के साथ अपनी गली के कोने तक आई थी, लिहाजा ये दोनों इसकी तलाश के सिलसिले में मेरी खासी मदद कर सकती थीं। इसीलिए मैंने पूछगछ की गर्ज से इन्हें थाने बुलाने की बात की थी, लेकिन हकीम बिस्मिल्लाह ने जो तजवीज़ पेश की थी वो हर लिहाज से जायज़ और माकूल नज़र आती थी। चुनांचे मैंने गहरी संजीदगी से कहा, गुलाम सरवर, मुझे हकीम बिस्मिल्लाह की तजवीज़ नुमा फरमाइश मंजूर है। तुम रिफत को हकीम साहब के घर में बुला लो, जब तक मैं तुम्हारे घर की छत की सैर कर लेता हूँ। बहुत बेहतर सरकार, वो जल्दी से बोला। बात के इख्तिताम पर वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे तकने लगा। मैंने फ़ौरन महसूस कर लिया कि वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन किसी ख़ास वजह से रुक गया था।
उसके चेहरे पर और आंखों में हिचकिचाहट को मैं बड़े वाज़ेह अंदाज में देख सकता था। क्या बात है गुलाम सरवर? मैंने टटोलने वाली नज़र से इसे देखते हुए पूछा। तुम कुछ परेशान नज़र आ रहे हो, कोई मसला है क्या? वो लजाजत भरे अंदाज में बोला। मैं खारा वाले मामले की वजह से डर रहा हूँ। कैसा डर? मैंने दरियाफ्त किया। आप इसे तफ्तीश के लिए थाने बुलाएंगे या इधर गांव ही में पूछताछ करेंगे? जवाब देने के बजाय उसने उल्टा मुझसे सवाल कर डाला। मैं इसके खौफ की तह में उतर गया। फिर तसल्ली आमेज लहजे में कहा, तुम्हें इस हवाले से डरने या फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। मैं जो कुछ भी करूँगा बहुत तरीके सलीके से करूँगा। मेरे किसी अमल से तुम्हारी इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरकार। वो दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। फिर भराई हुई आवाज़ में बोला, मैं आपके एक एक एहसान को ज़िंदगी भर भुला नहीं सकूँगा। मेरे एहसानात की गिनती में वक्त ज़ाया करने के बजाय अपने अंदर हिम्मत पैदा करने की कोशिश करो गुलाम सरवर। मैंने उसका शाना थपथपाते हुए खुलूस भरे अंदाज में कहा। अगर इंसान हिम्मत का दामन थाम कर रखे तो ज़िंदगी के मसाइल उसके सामने कदम जमा कर खड़े नहीं हो सकते। मुश्किल वक्त को जुर्रतमंदी ही से काटा जा सकता है। अगर इंसान हिम्मत हार कर बैठ जाए तो फिर मुश्किल वक्त उसकी पुश्त पर सवार हो जाता है और उसे कब्र में उतार कर ही दम लेता है। मेरी बात इसकी समझ पे बैठ गई। वो बड़ी सूरत से अपने सर को असबाती जुम्बिश देते हुए बोला, जी सर, मैं आपकी नसीहत को हमेशा याद रखूँगा। मैंने गुलाम सरवर को रवाना किया और कांस्टेबल को अपने पास बुला लिया और कहा, माशूक अली, क्या तुम इससे पहले भी मंडोरा कलां आए हो? मज़कूरा कांस्टेबल का नाम माशूक अली और उसके भाई का नाम आशिक अली था। अक्सर लोग इन दोनों भाइयों के नामों पर हैरत का इजहार करते थे और बाज़ अपनी समझ बूझ के मुताबिक इजहार राय भी करते थे। माशूक पस्ता कामत और आशिक दराज कद था। जी मलिक साहब, माशूक अली ने जवाब दिया, मैं कई बार यहाँ आ चुका हूँ। ठीक है, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। थोड़ी देर के लिए हकीम साहब के घर में मैं मसरूफ़ रहूँगा। इस दौरान में तुमने एक अहम काम करना है। वो हमतन गोश हो गया। हुक्म करें मलिक साहब। मैंने इसे जीरा तेली और उसके बेटे इफ्तिखार उर्फ खारा के बारे में खुसूसी हिदायत दी और गुलाम सरवर की घर की जानिब बढ़ गया। हकीम का असल नाम अहमद शुजा था, लेकिन वह हकीम बिस्मिल्लाह के नाम से मंडोरा कलां और गिरदोपेश के तमाम गाँव में मशहूर था और इसकी वजह तस्मीर ये थी कि वो बात बात पर बिस्मिल्लाह के अल्फाज दोहराता रहता था। लिहाजा लोग इसे हकीम अहमद शुजा की बजाय हकीम बिस्मिल्लाह के नाम से जानते थे। ये मेरी हकीम बिस्मिल्लाह से पहली मुलाकात थी। उसकी उम्र 70 से ज़्यादा थी। वो एक पस्ता कामत और माइल बफर भी बदन का मालिक शख्स था। उसके बाल सलामत थे मगर इनमें मुकम्मल सफ़ेदी झलकती थी। यही हाल इसकी दाढ़ी का भी था। इसने टोपी भी सफ़ेद ही लगा रखी थी। हकीम अहमद शुजा ने बिस्मिल्लाह की तकरार से मेरा इस्तकबाल किया, फिर बड़ी नरमी से बोला, मलिक साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने मेरी तजवीज़ मान ली। इस वक्त मैं हकीम बिस्मिल्लाह की बैठक में बैठा था और वहाँ हम दोनों के अलावा गुलाम सरवर भी मौजूद था। मैंने हकीम साहब की तरफ देखते हुए कहा, जनाब, आपकी तजवीज़ जायज़ और माकूल थी, लिहाजा इसे मानने के लिए मेरे पास कोई जवाज़ नहीं था। इज़्ज़तदार लोग एक दूसरे की इज़्ज़त का भी पास करते हैं। बिस्मिल्लाह, अल्लाह भला करे आपका। वो पुरसोच अंदाज में सर को असबाती जुम्बिश देते हुए बोला, इंसान एक दूसरे इंसान को वही कुछ दे सकता है जो उसके पास होता है। इज़्ज़त वाला दूसरे की भी इज़्ज़त करता है। चंद लम्हात तक हमारे दरमियान ज़ेबो की गुमशुदगी के हवाले से बात होती रही। हकीम बिस्मिल्लाह भी ज़ेबो के ग़याब पर बहुत दुखी था। ज़ेबो इसकी बेटी फरीदा की गहरी सहेली थी। हकीम बिस्मिल्लाह की सबसे छोटी बेटी थी फरीदा। फरीदा के अलावा 2 भाई इससे बड़े थे जिनकी उम्रें अलल तरतीब 20 और 30 साल थीं। फरीदा कमोबेश 18 साल की थी। मैंने गुलाम सरवर की तरफ देखते हुए पूछा, आपने रिफत को बुलाया है? रिफत अपने खामिद के साथ घर के अंदरूनी हिस्से में मौजूद है मलिक साहब। गुलाम सरवर के बजाय हकीम बिस्मिल्लाह ने जवाब दिया, मेरा ख्याल है कि पहले आप इन लोगों को फारिग कर दें। फरीदा तो अपने घर की बच्ची है, इससे आप बाद में भी पूछताछ कर लीजिएगा। मैंने हकीम बिस्मिल्लाह की बात से इत्तेफाक करते हुए कहा, ठीक है, आप पहली पार्टी को मेरे पास भेज दें। हकीम बिस्मिल्लाह उठकर खड़ा हुआ तो गुलाम सरवर ने सवालिया नज़र से मेरी जानिब देखा। मैं फ़ौरन से पेशतर इसकी निगाह का मतलब समझ गया और कहा, गुलाम सरवर,
मैं तन्हाई में दोनों खवातीन से पूछगछ करना चाहता हूँ, लिहाजा तुम्हें भी जाना होगा। वो मुँह से एक लफ्ज़ निकाले बगैर बैठक से बाहर निकल गया। अगले ही लम्हे रिफत और मुश्ताक मोहम्मद मेरे सामने मौजूद थे। रिफत दिल के सरापे की मालिक एक खूबसूरत औरत थी। उसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 25 के आसपास लगाया। इसकी बनिस्बत मुश्ताक मोहम्मद बस एवं ही सा था। पहलुए हूर में लंगूर, खुदा की कुदरत वाला मुहावरा शायद ऐसे ही जोड़ों के लिए बनाया गया है। मुश्ताक मोहम्मद रिफत के साथ इस तरह चिपका हुआ था जैसे इसे डर हो कि अगर एक लम्हे के लिए भी इसकी निगाह चुकी तो कोई इसकी मनकुहा को चुरा ले जाएगा। हसीन और दिलनशी बीवियों के वाजबी शक्ल सूरत के मालिक शौहरों को अक्सर व बेशतर बड़े कठिन मराहिल से गुजरना पड़ता है। इस किस्म के केसेस में शौहर न चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा शक्की मिजाज हो जाता है। अगर बीवी मुस्कुराकर किसी मर्द से बात कर ले तो उसके जहन में खतरे की घंटियां बजने लगती हैं। मैंने बगौर इस बेमेल जोड़े का जायजा लिया, फिर मुश्ताक की आंखों में देखते हुए सवाल किया, उधर कोट कुशाल में तुम्हारी किराने की दुकान कैसी चल रही है? जी अल्लाह पाक का शुक्र है, उसने खरे लहजे में जवाब दिया। मैंने कहा, छोटे ईदू का क्या हाल है? वो भी ठीक है जी। इसे साथ लाए हो या वो नानी के घर में है? साथ लाए हैं जी, उसने बताया। वो अंदर हकीम साहब के घर में है। मैं तुम्हें एक ज़हमत देना चाहता हूँ मुश्ताक मोहम्मद। उसने चौंक कर मेरी जानिब देखा और बोला, मैं कुछ समझा नहीं थानेदार साहब। तुम थोड़ी देर के लिए ईदू के पास चले जाओ, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। तुम बच्चे का ख्याल रखो जब तक मैं तुम्हारी बीवी से सवाल जवाब कर लेता हूँ। वो जी, बच्चा अंदर खैर खैरियत से है, उसने रिफत की तरफ देखते हुए मुझसे कहा। मैं इधर ही बैठना चाहता हूँ जनाब। मैं मुश्ताक मोहम्मद के तहफ़्फ़ुज़ात यानी उसकी नफ्सियाती मजबूरी को अच्छी तरह समझ रहा था, लेकिन इस वक्त मैं भी अपने फ़र्ज़ के तकाज़ों के सामने मजबूर था। अगर मुश्ताक मोहम्मद मेरे सर पर सवार रहता तो रिफत आज़ादाना तौर पर मेरे सवाल के जवाब नहीं दे सकती थी, लिहाजा इस शक्की और मुतज़ब्ज़ब शख्स को बैठक से बाहर निकालना ज़रूरी था। मुश्ताक मोहम्मद, मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया, थानेदार तुम हो या मैं? वो मेरी बात की तह तक ना पहुंच सका, बल्कि झपक कर उलझनज़दा लहजे में बोला, जनाब, जाहिर है थानेदार तो आप ही हैं, मैं तो किराने की दुकान चलाता हूँ। अगर तुम थानेदार नहीं हो तो फिर मुझे थानेदारी करने दो, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। तुम बाहर जाकर बैठो, मैं चंद मिनट तुम्हारी बीवी से तन्हाई में बात करना चाहता हूँ। उसके चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा नहीं होता था कि मेरी बात उसकी समझ में बैठी या नहीं। बहरहाल उसने कोई जिद बहस नहीं की और चुपचाप बैठक से बाहर चला गया। मैं रिफत की जानिब मुतवज्जा हो गया। रिफत, मैंने बराह रास्त इससे मुखातिब होते हुए कहा, शादी से पहले तुम इधर मंढोरा कलाही में रहती थी और शादी के बाद भी तुम गाहे बगाए यहाँ का चक्कर लगाती रहती हो, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम मंढोरा कला के मामलात को अच्छी तरह समझती होगी। जी, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। अगरचे इस गांव के तमाम लोगों से मेरा मेल जोल नहीं, लेकिन अक्सर को मैं जानती हूँ। मैं दीगर लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ रिफत, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मेरा इशारा जुबैदा उर्फ ज़ेबो की तरफ है। ज़ेबो को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, वो मजबूत लहजे में बोली। अगर तुम ज़ेबो को अच्छी तरह जानती हो तो फिर यकीनन तुम्हें इस बात का भी इल्म होगा कि आजकल उसका गांव के किस लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाकर सरसराते हुए लहजे में सवाल किया। नहीं जी, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। ये बात तुम्हारे इल्म में नहीं, या तुम किसी मसलहत के पेश नज़र मुझे बताना नहीं चाह रही हो? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। हो सकता है ज़ेबो ने तुम्हें इस राज को फाश करने से मना कर रखा हो। मैं कसम खाकर कहती हूँ जी, वो बेबसी से बोली, मैं ज़ेबो के ऐसे किसी मामले से वाकिफ नहीं हूँ। तुम कहाँ तक पढ़ी हुई हो? मैंने पूछा। उसने बताया, मैंने तो स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। मतलब ये कि तुम उर्दू का एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ सकती हो? बिल्कुल नहीं जी, वो गर्दन को नफ़ी में झटकते हुए बोली। पहले मेरे जी में ये आई थी कि मेरे पति को वो रुका दिखाऊं जो मुझे ज़ेबो के अटैची केस में से मिला था, और फिर इससे पूछूं कि ज़ेबो और खारे के बीच कौन सी खिचड़ी पक रही थी। इसी गज़ से मैंने इसकी तारीफ के बारे में सवाल किया था, लेकिन फिर एक फौरी ख्याल के तहत मैंने अपना इरादा बदल दिया और पूछा, ज़ेबो के बाप गुलाम सरवर ने मुझे बताया है कि कल वो और फरीदा ज़ेबो के हमरा मेला देखने गई थीं और वापसी पर तुम लोगों ने ज़ेबो को इस गली के नुक्कड़ तक छोड़ा था, लेकिन वो तुम दोनों के सामने ही गली में दाखिल हुई थी क्या? सरवर चाचा ने आपको बिल्कुल ठीक बताया है, रिफत ने जवाब दिया। क्या इसके बाद फिर ज़ेबो से तुम्हारी मुलाकात हुई थी?
नहीं जी, मतलब ये कि कल तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि ज़ेबो कहाँ गुम हो गई है। अगर इस बारे में मुझे कुछ पता होता तो मैं आपको ज़रूर बताती, वो बेचारगी से बोली। मैं तो ज़ेबो की गुमशुदगी से खुद परेशान हूँ। उसके अल्फाज से सच्चाई की बू आती थी। मैं अपने पेशेवराना तजुर्बे की रोशनी में बड़े वसूख के साथ कह सकता था कि मेरे सवालात के जवाब में वो किसी नोयत की दरोगोई से काम नहीं ले रही थी। मैं मज़ीद 10 मिनट तक घुमा फिरा कर उससे मुख्तलिफ सवालात करता रहा, लेकिन इस इंटरव्यू के नतीजे में कोई ऐसी बात सामने ना आ सकी जिसकी मदद से मैं ज़ेबो तक रसाई हासिल करने के लिए कोई अमली कदम उठाता। मैंने रिफत को जाने की इजाज़त देकर फरीदा को अपने पास बुला लिया। फरीदा 17-18 साल की एक तेज़ तर्रार लड़की थी। इसकी आंखों से शरारत आमेज़ जहानत टपकती थी। उसके चेहरे पर किसी खोजी जैसी झलक थी। फरीदा का शुमार उन लोगों में होता था जिनके अंदर तफ्तीश, तशकीक, तहकीक और तजस्सुस का मादा कूट कूट कर भरा होता है। मुझे ये अंदाज़ा कायम करने में ज़रा भी दिक्कत महसूस नहीं हुई कि इस सांवली सलोनी लड़की के बदन में एक बेचैन और मुस्तरिब रूह कैद थी। फरीदा, तुमने कितनी तालीम हासिल कर रखी है? मैंने सवालात का आगाज़ करते हुए नर्म लहजे में इस्तफसार किया। मैं प्राइमरी पास हूँ थानेदार साहब, उसने बड़े फ़ख्र से बताया। फरीदा का फ़ख्र बेजा नहीं था। इस ज़माने में मैट्रिक पास शख्स बाबू कहलाता था। इसी तनाजुर में किसी लड़की का प्राइमरी पास होना आजकल का ग्रेजुएशन समझ लें। फरीदा के हवाले से मैंने एक बात ख़ास तौर पर महसूस की थी, और वो ये कि फरीदा एक निडर और बेबाक लड़की थी। इसे अपनी बात कहने में किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता था। वेरी गुड, मैंने सताइशी नज़र से इसकी तरफ देखा, फिर इसका एतमाद हासिल करने के लिए कहा, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इंसान को कम से कम इतनी तालीम याफ्ता ज़रूर होना चाहिए कि लिखने पढ़ने के मैदान में इसे किसी की मोहताजगी ना हो। ये कहकर मैंने एक तवील गहरा सांस लिया और फिर कहा, मुझे पता चला है कि तुम ज़ेबो की सबसे गहरी सहेली थी। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने दिल की हर बात तुमसे कहती होगी। इसका कोई भी मामला तुमसे पोशीदा नहीं होगा। गहरी सहेली वाली बात तो ठीक है जी, लेकिन मैं इस बात का दावा नहीं कर सकती कि वो अपने दिल की हर बात मुझे बताती थी। ये तो तुम बड़ी अजीब बात कर रही हो, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जब वो तुम्हारी सबसे गहरी सहेली थी तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो अपनी ख़ास बातें तुमसे छुपाती हो? मेरी बात के जवाब में फरीदा ने कुछ नहीं कहा। मैंने दूसरे ज़ाविये से उसे खींचने की कोशिश की। फरीदा, तुमने तो मैट्रिक तक, प्राइमरी तक तालीम हासिल कर रखी है। मुझे बताओ कि क्या ज़ेबो भी लिखना पढ़ना जानती थी? वो बाकायदा स्कूल तो नहीं गई, लेकिन मैंने कोशिश करके उसे गुजारे लायक लिखना पढ़ना सिखा दिया था, फरीदा ने बताया। मतलब ये कि वो उर्दू की तहरीर पढ़ और समझ लेती थी। जी, उसने इस बात में गर्दन हिलाई, फिर चौंक कर मुझे देखते हुए बोले, आप ये क्यों पूछ रहे हैं थानेदार साहब? मैंने सरेदस्त उसके सवाल का जवाब नहीं दिया और पूछा, क्या ज़ेबो ने कभी तुमसे किसी के नाम कोई ख़त लिखवाया था? कभी नहीं, वो पूरी कतईयत से बोली। या किसी का भेजा हुआ कोई रुका तुमसे पढ़वाया हो? मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया। बिल्कुल भी नहीं, वो टटोलती हुई नज़र से मुझे देखते हुए बोली। मैं समझ रही हूँ आप मुझसे कोई अहम बात छुपा रहे हैं, कोई ऐसी बात जिसका ताल्लुक ज़ेबो की गुमशुदगी से है। फरीदा मुतजस्सिस फितरत की मालिक एक ज़हीन लड़की थी। मेरी मायना खेज कुरैत ने उसको ये अंदाज़ा लगाने पर मजबूर कर दिया था कि मैंने ज़ेबो की गुमशुदगी के हवाले से किसी ख़ास राज को पा लिया है। मैंने फैसला कर लिया कि ज़ेबो के अटैची केस से मिलने वाले रुपए के बारे में फरीदा को बता दूं। वो यकीनन इस बारे में कुछ न कुछ जानती ज़रूर होगी। मैंने कहा, तुम बिल्कुल ठीक समझ रही हो फरीदा। फिर बताएं ना, आप मुझसे कौन सी अहम बात छुपा रहे हैं? वो पुरइश्तियाक अंदाज में बोली। बताऊंगा, लेकिन पहले तुम मुझसे वादा करो कि किसी से इस बात का जिक्र नहीं करोगी। मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमा कर कहा, जब तक मैं ज़ेबो को तलाश नहीं कर लेता तुम इस सिलसिले में अपनी ज़बान बंद रखोगी। मैं पक्का वादा करती हूँ, वो गहरी संजीदगी से बोली। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। तुम पर भरोसा है तभी तो ये जिक्र मैंने छेड़ा है, मैंने उसकी तारीफ करते हुए कहा। तुम बहुत दानिशमंद और तालीम याफ्ता लड़की हो। अपनी तारीफ हर किसी को अच्छी लगती है। मेरी तौसीफी कलामात से खुश हो गई। मैंने जेब से तहशुदा कागज़ निकाल कर फरीदा की जानिब बढ़ा दिया, जो मुझे गुमशुदा ज़ेबो के अटैची केस से मिला था।
उसने मज़कूरा कागज़ को खोलकर पढ़ा। इस दौरान में मैं उसके चेहरे और आंखों में उभरने वाले तासुरात का बग़ौर जायज़ा ले रहा था।